साथियों नमस्कार, स्वागत आपका कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी। साथियों, हमने पिछली क्लास के अंदर राष्ट्रीय स्तर के आयोग एवं बोर्डों की श्रृंखला के अंदर निर्वाचन आयोग का अध्ययन किया था। उसी कड़ी के अंदर आज हम जिस आयोग का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, और इसको अपन यूपीएससी के नाम से जानते हैं ज्यादा। ठीक है, आज इसका अध्ययन करेंगे। यूपीएससी, इसमें एक नाम आ रहा है लोक सेवा। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा लोक सेवाओं के बारे में भी बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं वो जानकारियां क्या हैं। इसमें हम बात करते हैं, पहली बात हम शुरू करते हैं 1793 से। और 1793 के अंदर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने गवर्नर जनरल रहते हुए वहां है वो सबसे ज्यादा प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधारों में अपने प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था होगी, भू व्यवस्था होगी, स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। और इसी कारण से भारत के अंदर लोक सेवाओं का जनक किसको कहते हैं? तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवाओं का जनक कहते हैं। यानी वे सेवाएं जो जनता की सेवा करती हैं और प्रशासन चलाने का कार्य करने वाले अधिकारी हैं, वो लोक सेवक होते हैं। ठीक है, 1793 के बाद में हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे पहले लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कब हुआ? तो याद रखना, सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ था 1855 के अंदर। और ये जो परीक्षा हुई थी वो आयोजित हुई थी लंदन के अंदर। और इसके अंदर भारत के जो है वो प्रतियोगी थे, उनको 18 से 23 वर्ष की उम्र होनी अनिवार्य थी। यानी 23 वर्ष जो उस समय के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम थी। इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था। और ये है वो, इस समय डलहौजी आपके है वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में हम बात करें कि भाई साहब इस परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना एक नाम, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, इन्होंने सबसे पहले आपके 1864 के अंदर ये जो आपकी सिविल सर्विस एग्जाम थी इसको पास किया था। तो सिविल सेवा की एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के भाई कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसके बाद में हम बात करें तो 1922 में सबसे पहले भारत के अंदर, भारत में कहा? इलाहाबाद के अंदर और लंदन के अंदर इस लोक सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि लोक सेवा, जो आपके लोक सेवाओं की जो परीक्षा है, सिविल सेवा परीक्षा है, उसका आयोजन है वो सबसे पहले भारत में कौन से वर्ष में हुआ था? तो याद रखना 1912 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो 1923 के अंदर एक कमीशन का गठन होता है, ली कमीशन। और ये जो ली कमीशन है इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रॉयल कमीशन ने, ली कमीशन ने सबसे पहले सिफारिश की थी किसकी? लोक सेवा आयोग के गठन की। लोक सेवा आयोग के गठन की। और इस ली आयोग की सिफारिश के आधार पे ही, याद रखना, इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस ली कमीशन की सिफारिश के आधार पे ही, याद रखना सारे के सारे बच्चे, 1 अक्टूबर 1926 को है वो सबसे पहले आपके है लोक सेवा आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके पहले जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे, याद रखना सारे के सारे बच्चे, सर रोस बारकर। सर रोस बारकर। और इसके अलावा इसके अंदर है वो कितने सदस्य और थे?
तो 4 सदस्य और थे। तो याद रखना जो आपका यूपीएससी है इसका सबसे पहले गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर रोस बारकर और इसमें 4 सदस्य थे। ये सारा का सारा कार्य है वो किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो याद रखना ली कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। अब हम हमारे मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं और उसका नाम है यूपीएससी। इसके इतिहास की बात हमने कर ली है। यूपीएससी की बात करें तो यह एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख संविधान के अंदर भाग 14 के अंदर है। और अनुच्छेद की यदि अपन बात करें, भाग 14 के दूसरे अध्याय के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, याद रखिए सारे के सारे बच्चे, यूपीएससी के प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। और इसके गठन की हमने बात कर ली, 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह है वो यूपीएससी के रूप में क्या आया था? वास्तविक रूप से इसका आज़ादी के बाद में अस्तित्व आया था, मतलब ढांचा अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो यूपीएससी संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर कहां तक है? 323 तक है। अब हम इसकी अनुच्छेद के हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे अनुच्छेद भी कवर हो जाएं और यूपीएससी के सारे प्रावधान भी आपको कवर हो जाएं। तो पहला इसके अंदर बात करें हम तो यूपीएससी की संरचना की बात करें कि यूपीएससी की संरचना कैसी है, और इस बात का उल्लेख किया गया संविधान के अंदर अनुच्छेद 315 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 315 के अंदर इसकी संरचना के बारे में बात की गई है। याद रखिए यूपीएससी की संरचना के बारे में संविधान ये कहता है कि संघ का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, ये देखिए वाक्य है वो बड़ा गौर करने वाला है। इसमें क्या लिखा है? एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे। यानी यूपीएससी के अंदर कितने सदस्य होंगे इस बात का संवैधानिक रूप से कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होंगे। लेकिन हम बात करें तो मूलतः जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसके अंदर एक सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। और वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें यूपीएससी के अंदर तो एक अध्यक्ष तथा इसके अंदर 10 सदस्य होते हैं। तो टोटल है वो कितने सदस्यीय निकाय होता है? आपका 11 सदस्यीय निकाय वर्तमान के अंदर यूपीएससी है तथा इसके प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम है वो 10 वर्ष है वो प्रशासन और सार्वजनिक मामलों का है वो क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो ये यूपीएससी की संरचना है। इसके अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। मूल रूप से इसके सदस्यों के बारे में कोई किसी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके बाद में हम बात करें अगली कि यूपीएससी की अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति की बात करें और नियुक्ति के साथ साथ कार्यकाल की बात करें। तो सारे के सारे साथी याद रखेंगे कि इस चीज का उल्लेख है अनुच्छेद 316 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में? 316 के अंदर। क्या है तो समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा। इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है अध्यक्ष तथा सदस्यों का। इसके बाद में नियुक्ति और कार्यकाल का हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में आता है आपकी अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया या निलंबन, और इस चीज का उल्लेख है संविधान के अंदर अनुच्छेद 317 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में? 317 के अंदर यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। कैसे हटते हैं? याद रखना
यूपीएससी के सदस्यों को तथा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या होगा? तो याद रखना, कदाचार, असक्षमता, या अध्यक्ष और सदस्य हैं क्या कर दें, इनके ऊपर किसके आरोप लग जाएं? भ्रष्टाचार के। ये 3 आधार हैं इनके अध्यक्ष तथा उस सदस्यों को हटाने के। इसके बाद में क्या होगा? इनको हटाने के लिए सबसे पहले है वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय इन पे लगे आरोपों की क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच में यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, अपनी सलाह है वो किसको प्रदान करेगा? तो याद रखना, राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। और राष्ट्रपति इनको क्या कर देगा? हटा देगा। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जांच होती है, उसके बाद में है उनको हटा सकते हैं। मैंने एक शब्द और लिखा है, निलंबन। जब तक सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है उस अवधि के दौरान अध्यक्ष या सदस्यों को क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अंदर अनुच्छेद 317 के। इसके बाद में हम बात करें आगे, तो आगे बात आती है अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण। सेवा शर्तों का निर्धारण, और इस बात का उल्लेख है, सारे के सारे बच्चे याद रखना, अनुच्छेद 318 के अंदर, कि अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो सभी याद रखेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी सेवा और शर्त है उनके अंदर क्या कर सकता है? बढ़ोतरी कर सकता है। आगे हम बात करें कि क्या अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? तो याद रखना, इसका उल्लेख है संविधान के अंदर अनुच्छेद 319 में। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। याद रखना, आपके जो अध्यक्ष हैं इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो आपके सदस्य हैं यूपीएससी के, ये 2 पद धारण कर सकते हैं। या तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? इनका प्रमोशन हो सकता है यूपीएससी के अध्यक्ष, या फिर ये किसी स्टेट पीएससी जो होती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उसके क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं, उसके आपके सदस्य नहीं बन सकते। तो इनकी पुनर्नियुक्ति अध्यक्ष की तो हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इस बात का उल्लेख संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? 319 में किया गया है। इसके बाद में हम बात करें यूपीएससी के कार्यों की। यूपीएससी के कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करता है आपका यूपीएससी? तो जाहिर सी बात है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, वो परीक्षा करवाने का काम करता है, यानी भर्ती आयोजित करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यूपीएससी है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यानी सबसे बड़ा निकाय है भर्ती करवाने वाला भारत के अंदर। जितने भी आपकी टॉप की एग्जाम होती है उनका आयोजन लगभग यूपीएससी करवाता है। भर्ती अभिकरण है, तो जाहिर सी बात है ये भर्ती संबंधित नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम बनाता है। और परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। क्या करवाता है? परीक्षाओं का आयोजन करवाता है।
इसमें नोटिफिकेशन से लेके आपका है वो इंटरव्यू तक यानी नियुक्ति तक सबसे ज्यादा सब प्रक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा संपन्न की जाती हैं? यूपीएससी के द्वारा। इसके अलावा यूपीएससी पदोन्नति जो होता है आपका, और पदोन्नति के दो साथ साथ स्थानांतरण है, उससे जुड़े नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम बनाता है। याद रखना, किसी भी लोक सेवक की पदोन्नति और स्थानांतरण है वो यूपीएससी नहीं कर सकता, वह सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति और स्थानांतरण से जुड़े क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। क्योंकि इस बात का उल्लेख संविधान के अंदर कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 320 के अंदर किया गया है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? याद रखेंगे इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में आपका आता है एक अनुच्छेद आता है, एक चीज आती है कि यूपीएससी के कार्य क्षेत्र के अंदर विस्तार कौन कर सकता है, और इस बात का उल्लेख किया गया संविधान के अंदर अनुच्छेद 321 के अंदर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यूपीएससी की जो शक्तियां हैं उनके अंदर उनके कार्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से काम करता है, इनके अंदर बढ़ोतरी कौन कर सकता है, विस्तार कौन कर सकता है? तो याद रखना, यूपीएससी के कार्य क्षेत्रों के अंदर विस्तार है वो कौन कर सकती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। जबकि आपके जो स्टेट पीएससी होते हैं उनके अंदर कौन करता है? विधानमंडल करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है, तो इसके कार्य क्षेत्र के अंदर विस्तार कौन करता है? आपका संसद करती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि यूपीएससी के अध्यक्ष तथा जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते और जो यूपीएससी का व्यय होता है यह भारत की जो संचित निधि है उस संचित निधि पर भारित होता है। किस पे भारित होता है? संचित निधि पे। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 266 के अंदर है। आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर 267 के अंदर है। इसके अलावा इस बात की गई है कौन से आर्टिकल के अंदर की गई है? तो याद रखना 322 के अंदर की गई है। इसके अलावा यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो याद रखना राष्ट्रपति को सौंपती है। ठीक है, और इस बात का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 323 के अंदर है। ठीक है, हमने दरअसल ये आर्टिकल इसलिए आपको लिखाए हैं, ये बातें तो आपको पढ़नी है, साथ में आर्टिकल के माध्यम से आप याद रखें इनका क्रम बना के, तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी और परीक्षा के अंदर भी मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके अनुच्छेद से कई बार पहले वो प्रश्न आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें दरअसल आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए हमने क्या पढ़ा है। बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हमने गणित लगाई नहीं है। पहली बात तो आपको मोटा मोटी ये याद रखनी है कि यूपीएससी का गठन है वो कौन से आयोग की सिफारिश पे हुआ? तो याद रखना ली कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पे हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को अंग्रेजों के समय ही इसका क्या हो गया था? गठन हो गया था। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सर रोस बारकर। और इसके बाद में हम बात करें इसमें 4 सदस्य और थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यूपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, इसको संविधान में जगह दी गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से 323 तक है। वैसे भाग 14 का 308 से 323 है, लेकिन 308 से 14 तक लोक सेवाओं के बारे में बात की गई है। और दूसरे अध्याय के अंदर आपकी यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 26 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया यूपीएससी का। यूपीएससी की संरचना की हम बात करें तो यूपीएससी के संरचना के बारे में संविधान कहता है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा तथा अन्य सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे इस मामले में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं कहता है। बात करें मूलतः तो इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 1+10, तो वर्तमान में यूपीएससी 11 सदस्यीय निकाय है। इसके अलावा
यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। पद से हटाने की प्रक्रिया या निलंबित करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अंदर अनुच्छेद 317 के अंदर कैसे हटा सकते हैं? तो ये पहले बात तो किस आधार पर हटा सकते हैं? कदाचार करें, असक्षमता के दोषी पाए जाए, भ्रष्टाचार कर लें, तो इनको हटाया जा सकता है। हटाने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है कि भाई इन्होंने इस आरोप को, मतलब जांच करता है कि दोषी हैं कि नहीं आरोपों की। यदि दोषी पाए जाते हैं तो यूपीएससी सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और याद रखें, इस दौरान निलंबन भी क्या इनका किया जा सकता है। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र है वो किसको प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन होता है 2,50,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, यानी अध्यक्ष है उसको कुछ पावर देने, ज्यादा देने हैं, तो वो कौन निर्धारित करता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है क्या? तो याद रखना, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भाई यूपीएससी वाले यदि रिटायर हो गए तो गफलान तो नहीं कर देंगे। इसको रोकने के लिए हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष की तो पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो सदस्य हैं वो या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जैसे यूपीएससी का कोई सदस्य है तो आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा यूपीएससी के कार्य क्या क्या हैं? तो जाहिर सी बात है, यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है। ये भारत के अंदर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित नियम बनाता है, नियम बनाने में संसद की सहायता भी करता है। इसके अलावा परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति तक का सारा काम कौन करता है? यूपीएससी करता है, बशर्ते ट्रेनिंग नहीं देता है। यूपीएससी है वो पदोन्नति और स्थानांतरण जो होते हैं आपके लोक सेवक, उससे जुड़े नियम बनाता है। क्या करता है? नियम बनाता है। इसके बाद में हम बात करें कि क्या यूपीएससी कंप्लीट यूपीएससी उसके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई विस्तार कर सकता है क्या? तो भाई साहब जाहिर सी बात है, संसद कर सकती है और राज्य लोक सेवा आयोगों की विधानमंडल कर सकती है। अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं या वे हैं वो संचित निधि पे भारित होते हैं। अध्यक्ष का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अंदर अनुच्छेद 322 में लिखा गया है। यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको सौंपेगी? इस बात का उल्लेख है वो संविधान के अंदर 323 में किया गया है और किसको सौंपेगी? राष्ट्रपति को सौंपेगी। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट क्या है कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, और इसमें मैं पूछ रहा हूं अंग्रेज, तो मैंने ये आपको इसका जवाब है वो दे दिया है। और इसके कौन थे? तो याद रखना, सर रोस बारकर। सर रोस बारकर इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, 1926 के अंदर बने थे। इसके अलावा अगला मैं आपसे प्रश्न पूछूं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे यूपीएससी के? तो आपको याद रखना, इसके अंदर याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो याद रखना, एच.के. कृपलानी। कौन है? एच.के. कृपलानी यूपीएससी के क्या थे? अध्यक्ष थे। 1947 से 49 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। इसके बाद में हम बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये अटपटा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। तो याद रखना, रोज मिलियन बेथ्यू। ठीक है, 92 से 96 इनका कार्यकाल रहा। इसके अलावा यदि हम बात करें यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, तो याद रखना यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी। कौन है? प्रदीप जोशी यूपीएससी के क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी इसके अंदर क्या करनी है? याद रखनी है। आपके सिलेबस में राष्ट्रीय आयोग है न कि राज्य आयोग, लेकिन राज्य और जो आपका केंद्र सरकार है उसके बीच भी एक आयोग है, उसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। याद रखना, वो आपकी यूपीएससी से रिलेटेड है और उसका नाम है संयुक्त लोक सेवा आयोग।
जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं जेपीएससी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां से अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है, इसके बारे में क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 315 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 315 क्या कहता है, 315 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल अपने लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का आग्रह करें, क्या करें, आग्रह करें, तो संसद विधि बनाकर जेपीएससी का गठन करेगी। ठीक है, क्या है, यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित करें कि हमें जेपीएससी चाहिए दोनों को संयुक्त रूप से, तो संसद है वो क्या करेगी, विधि बनाकर क्या करेगी, जेपीएससी का गठन करेगी। क्या इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जेपीएससी के बारे में संविधान के अंदर जिक्र है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 कहता है कि यदि संबंधित राज्य आग्रह करें तो संसद किसका करेगी, गठित करेगी, संयुक्त लोक सेवा आयोग का। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको एक आयोग पढ़ाते समय बात बताई थी कि एक तो होता है आयोग संवैधानिक और एक आयोग होता है, याद रखना, सांविधिक। ठीक है, संविधान ये तो कहता है कि संसद गठन करेगी, लेकिन वास्तविक रूप से विधि बनाने का काम तो यहां संसद कर रही है आयोग के लिए। संवैधानिक यानी उनका उल्लेख संविधान में है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संसद करेगी विधि बनाकर। संसद विधि बनाकर संविधान में उल्लेख न करके क्या करेगी, सामान्य एक कानून बनाएगी। ठीक है, और सामान्य रूप से संसद विधि बनाकर जिन आयोगों का गठन करती है उनको अपन है वो कौन से आयोग कहते हैं, तो याद रखना, सांविधिक आयोग कहते हैं। तो याद रखिए, जेपीएससी एक संवैधानिक आयोग न होकर सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है, सांविधिक। और लगभग इसकी नियुक्ति वाली प्रक्रियाएं वो समान है यूपीएससी के, बस इसके अंदर सदस्यों का कार्यकाल है वो 65 वर्ष की बजाय कितना 62 वर्ष है, और लगभग इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी है, संसद से जुड़ी है आपके आयोगों के लिए, इसलिए मैंने बताई। प्रश्न आना चाहिए, क्या आज तक कभी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ है क्या? बिल्कुल हाँ जी, याद रखना 1966 के अंदर क्या हुआ था, आपके जो पंजाब थे और हरियाणा उस समय अलग अलग हुए ही थे, उन्होंने है वो किसका गठन करवाया था, जेपीएससी का गठन करवाया था, दोनों ने मिलकर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है, इसका वास्तविक रूप से उल्लेख तो है वो क्या है, 315 है, वो संसद को निर्देश देता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका गठन तो संसद ही करती है, इसलिए यह एक कैसा आयोग है, सांविधिक आयोग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक नए आयोग की, और उस आयोग का नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। क्या है वित्त आयोग, समझने की कोशिश करते हैं। वित्त आयोग है वो यह एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, तो याद रखिएगा यह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर भाग जो 12 है उसके अंदर, साथियों याद रखे, एक अनुच्छेद है 280, उसके अंदर क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है।
तो वित्त आयोग है वो आपका अनुच्छेद 280 के अंदर है, भाग 12 के अंदर ही अनुच्छेद 280 आता है। एक ही अनुच्छेद में इस आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग क्या करता है, यह केंद्र तथा राज्य के मध्य जो वित्तीय वितरण होता है, पैसों का बंटवारा, टैक्स कलेक्शन का बंटवारा होता है, उससे जुड़े जो प्रावधान है उनका निर्माण करता है और सरकार को सलाह प्रदान करता है, और सामान्यतः सरकार उनको मानती भी है। ठीक है, तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 280 के अंदर है। एकदम छोटा सा आयोग है। देखना आगे, यदि हम बात करें वित्त आयोग की संरचना की, इसकी संरचना कैसी है, तो याद रखना साथियों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य निकाय है? वित्त आयोग 5 सदस्य निकाय है। अब इसमें अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो याद रखना, अध्यक्ष वह व्यक्ति बन सकता है जो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। इसमें आपके प्रशासन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, लेखा, सब क्षेत्रों का इनको मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा क्या विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा हम बात करें सदस्यों की, कौन सदस्य बन सकते हैं, तो याद रखना, पहला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला यानी समकक्ष व्यक्ति है, वो क्या बन सकता है? वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। दूसरा सदस्य वह बन सकता है जिससे भारत के लेखा व वित्तीय मामलों का ज्ञान हो। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति। प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति क्या बन सकता है? वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। क्या बन सकता है? वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। तो वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य, और इनके लिए योग्यताएं ये हैं आपकी। आगे हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की। सदस्यों की नियुक्ति, तो सारे के सारे साथी याद रखें, यह कार्य कौन करता है? तो यह काम करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की। ठीक है, केंद्र सरकार भी इसमें सलाह देती है। अगला प्रश्न है कि ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं भैया? तो याद रखना, ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे त्याग पत्र। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, यानी यस, हाँ, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है अध्यक्ष और सदस्यों की दूसरे कार्यकाल के लिए। कार्यकाल की बात आ गई, याद रखना, इसमें एक बात लिखनी है, सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन संविधान में यह भी बात लिखी गई है 5 वर्ष या राष्ट्रपति समझे तो आवश्यकता अनुसार। तो इसमें हम है वो फिक्स है, वो ये नहीं लिख सकते कि कितना होगा, 5 वर्ष होगा, हालांकि अब तक है वो 5 वर्ष ही है, लेकिन राष्ट्रपति यदि चाहे, जरूरत पड़े तो 5 वर्ष से पहले भी है वो क्या कर सकता है? वित्त आयोग का गठन करता है। लेकिन सामान्यतः वित्त आयोगों का गठन है वो कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल और कार्यकाल भी इसलिए कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। आगे हम बात करें कि वित्त आयोग है उसकी कार्य प्रणाली क्या है।
कि किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो याद रखना यूपीएससी है, सॉरी आपका वित्त आयोग है, वो इसकी कार्य प्रणाली की हम बात करें तो वित्त आयोग है वह एक सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय है, या अपन इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, यानी वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं हैं वो सरकार को प्रदान करता है और सरकार उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्या है? सलाहकारी है, लिए अर्ध न्यायिक है। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि हाँ वह वित्त आयोग की सलाहों को माने ही। इसके बाद में हम बात करें कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं। तो पहला काम तो आप सबको मैंने टॉपिक शुरू करते समय ही बताया था कि केंद्र व राज्य के मध्य जो वित्तीय विवरण होता है, वित्तीय विवरण नहीं, वित्तीय वितरण से जुड़े प्रावधानों का निर्माण करता है। ठीक है, और सरकार को सलाह प्रदान करता है कि कौन से राज्य को टैक्स का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात ये क्या करता है, विशेष परिस्थितियों के अंदर है वो क्या करता है, संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। कौन सा अनुदान प्रदान करता है? सहायता अनुदान, यानी किसी विशेष परिस्थिति के अंदर राज्य को सहायता प्रदान करते हैं ना कई बार केंद्र सरकार, तो वो वित्त आयोग की सलाह ही होती है। इसके बाद में इसका एक काम और है, यदि राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख संविधान के अंदर 243 के अंदर है, यदि राज्य वित्त आयोग सिफारिश करे, क्या करे? सिफारिश करे, तो पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए, नगर निकायों के लिए संसाधनों की पूर्ति के लिए, किसके लिए? संसाधनों की पूर्ति के लिए संबंधित राज्य की जो संचित निधि है उसमें क्या कर सकते हैं, संवर्धन करने का प्लान भी राज्य वित्त आयोग को देती है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये वित्त आयोग के क्या है, कार्य है। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम, क्या है समझना। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक आयोग है, 280 में इसका उल्लेख है। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय वितरणों के प्रावधानों का निर्माण करता है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, यानी टोटल ये कितने सदस्य निकाय है? 5 सदस्यीय निकाय है। अध्यक्ष है वो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए और 4 सदस्यों के लिए इस प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष और सदस्य की यदि हम बात करें तो इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र भी किसको प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति। पुनर्नियुक्ति यानी दोबारा नियुक्ति हो सकती है क्या? तो हो सकती है। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन संविधान कहता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार गठन करेगा। तो आवश्यकता पड़ने पे पहले भी किया जा सकता है, इसलिए फिक्स 5 वर्ष न होकर सामान्यतः 5 वर्ष शब्द का हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद में कार्य प्रणाली, तो यह एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें कार्यों की, तो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्तीय विवरण से जुड़े प्रावधानों का निर्माण करता है, संचित निधि से विशेष राज्यों को विशेष सहायता अनुदान प्रदान करता है और राज्य वित्त आयोग की भी सहायता करता है। इसके अलावा थोड़े से इससे जुड़े फैक्ट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न आ सकता है। केसी नियोगी और 1952 से 57 इनका कार्यकाल रहा था।
दूसरे यदि पूछ लें आपसे, ये भी बड़े प्रसिद्ध रहे थे, द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो याद रखना के संथानम, और इनका 57 से 62 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान, या अपन कौन सा चल रहा है वर्तमान में, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, इसमें क्या आएगा आपका, आएगा एन.के. सिंह, जिनकी नियुक्ति तो 2017 में हुई थी, लेकिन इनका कार्यकाल 2020 से कितना होगा, 25 होगा। 13वें के बाद में हम बात करें 14वें की, तो याद रखना इसके अंदर आंसर आएगा वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। और फिर बात करें 13वें की, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विजय केलकर। क्या आएगा? विजय केलकर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विजय केलकर समिति की सिफारिश पे ही भारत के अंदर क्या लागू हुआ था, याद रखना, जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां देश है, ठीक है। तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, दूसरे के संथानम थे, वर्तमान के अंदर एन.के. सिंह है, 14वें के वाई.वी. रेड्डी थे, और 13वें के विजय केलकर हैं। तो हमने आज हम 2 आयोगों का अध्ययन किया है, पहला संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा वित्त आयोग। उम्मीद है कि आपको इसके अंदर सारी बातें क्लियर हो गई होगी, और धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक में।